हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 लॉज ऑफ मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोमेंटम के बारे में, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या था? तो द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो P इक्वल टू हमने फॉर्मूला लिखा था m इंटू वी। P इक्वल टू m इंटू वी। यूनिट क्या था? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या तो हम बोल सकते थे न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ये सब हमने देखा था। फोर्स एंड टाइम की क्या इफेक्ट आती है, ठीक है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमें फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकती है, ठीक है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें ये फोर्स का मैग्नीट्यूड दिखाता है कि कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी हुई है वो समझ लो। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, चलो मास क्या है m, is moving along a straight line with an initial velocity u. It is uniformly accelerated to velocity v, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई v, और तब तक टाइम कितना लग रहा है t, बाय एन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स f। चलो फोर्स कौन सा है f, थ्रू आउट द टाइम t, ठीक है ना। फोर्स जो है वो t टाइम तक लग रहा था। द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी P1 इक्वल टू m इंटू यू, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, एंड फाइनल मोमेंटम P2 इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, समझना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन बनाते जाते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T। डेल्टा जो साइन है वो क्या दिखाता है, डिफरेंस। मतलब अगर मैं लिखूँ डेल्टा P, इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे बात की है रेट की, रेट मतलब पर यूनिट टाइम क्या चेंज हो रहा है, इसीलिए मैंने डिवाइड बाय क्या कर दिया है, टाइम ड्यूरेशन। डिवाइड बाय मैंने क्या किया है, टाइम ड्यूरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे लगा देते हैं, द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अनबैलेंस्ड क्यों कहा, क्योंकि अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स बन जाएगा ज़ीरो, और अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो फर्दर डेरिवेशन के लिए हम क्या करते हैं, एफ, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आपको अगर रिमूव करना है तो कांस्टेंट लगा देना है के, बट अभी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन एज इट इज़ रखते हैं। डेल्टा P मतलब P2 माइनस P1 डिवाइड बाई टाइम ड्यूरेशन, तो इनिशियल टाइम ज़ीरो था इसलिए T माइनस ज़ीरो दैट इज़ ज़ीरो आएगा यहाँ पे, ओके। हैंस F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस m इंटू यू डिवाइड बाई T। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि इनिशियल मोमेंटम क्या थी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने किया है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, हैंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन निकाल दो, v माइनस यू डिवाइड बाई t। तो यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये आप ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है।
तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम को हम क्या बोलते थे? एक्सेलरेशन। ओके, चलो प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, के। तो क्या करोगे आप? के इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे इन ब्रैकेट रीजन लिख देना कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, ताकि पेपर चेक करने वाले को पता चले कि आपको पता है कि इसको हम ए बोल सकते हैं। ठीक है, अब समझो कि यहाँ पे मास का यूनिट क्या बनेगा? मास का यूनिट बनेगा किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने ये यूनिट जो फोर्स का है, फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो कुछ ऐसे बनाया हुआ है कि ये जो कांस्टेंट आने वाला है उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब ये कांस्टेंट की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं। ठीक है ना? मतलब ये जो कांस्टेंट आने वाला है वो 1 बने, उसी वे में हमने ये फोर्स का ऐसा यूनिट डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? तो यहाँ पे द यूनिट ऑफ फोर्स इज so chosen that the value of k becomes 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट मिल रहा है के, उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 1। तो इसका मतलब मैं F इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब यहाँ पे मास का यूनिट क्या है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर m इक्वल टू क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिर्फ मास लिख देते चलो, और उसका यूनिट क्या बनेगा? किलोग्राम। और ए क्या है? तो ए है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट आपको भी पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन है। अब मास का हमने लिख दिया किलोग्राम, और ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो एक्सेलरेशन के लिए। और अदरवाइज आप लिख सकते हो न्यूटन। न्यूटन के लिए आप कैपिटल एन लिखो, या तो पूरा नाम स्मॉल में लिखो, न्यूटन। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने के लिए, वैसे तो याद रह जाएगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, फिर भी आप ऐसे बोल सकते हो ये एफ मतलब फादर, और ये माँ, फादर इक्वल टू माँ, दोनों एक समान है। ठीक है, चलो, तो यूनिट भी हमें पता चल गया। अब आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्क में डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। क्या आ सकता है? डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट जो है उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 यूनिट ऑफ फोर्स। 1 यूनिट ऑफ फोर्स is defined as
the amount of as the amount that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 किलोग्राम 1 kg मास। ठीक है, मतलब जो फॉर्मूला है उसी की हेल्प से आपको यूनिट डिफाइन करना है। एफ इक्वल टू क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास के लिए आप क्या ले लोगे, 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन के लिए क्या ले लोगे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल है तो इसका यूनिट हम 1 ले सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram mass। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से हमें क्या पता चलता है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ मेथड टू मेजर the force acting on an object as a product of its mass and acceleration। ठीक है ना, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट का मास ले लो और उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो देख लो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको मिल जाएगा फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, अब एक और चीज आपको यहां पे पढ़नी है, उसको बोला जाता है इंपैक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स की इफेक्ट कितनी रहेगी, तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है ना, उसको हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। मतलब फोर्स भी आपको लेना है और टाइम ड्यूरेशन कौन सा लेना है, जब तक फोर्स लग रहा है तब तक का टाइम ड्यूरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। अब अगर मैं फोर्स इंटू टाइम कर दूँ तो यहाँ पे देखो, अगर मैं फोर्स इंटू टाइम कर दूँ तो क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा पी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम, मतलब P2 माइनस P1, और F इंटू डेल्टा टी क्या था, T माइनस ज़ीरो, दैट इज T। तो F इंटू टी इक्वल टू P2 मतलब mv माइनस P1 मतलब mu। ये है इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इससे भी पता चलता है, देखो हमें बहुत कुछ, कि F अगर मैं ज़ीरो ले लूँ, इफ F इक्वल टू ज़ीरो, देन देखो यहाँ पे F इक्वल टू मैं ज़ीरो रख दूँ तो ये mu जो है नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा mu इक्वल टू mv, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, v। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या बन गया, u। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाता, मतलब फोर्स ज़ीरो है, तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वही क्या बनेगी, फाइनल वेलोसिटी। तो ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसके अंदर ही छुपा हुआ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर। अब फोर्स कितना लगेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम पे, क्योंकि फोर्स हमने लिया है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। मतलब सपोज कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग है, जो कोई u वेलोसिटी से मूव हो रहा है, उसकी फाइनल वेलोसिटी मतलब उसको हमें स्टॉप करना है, मतलब वेलोसिटी बना देनी है ज़ीरो।
तो अगर आप फटाफट स्टॉप करने की ट्राई करोगे तो फोर्स ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि टाइम कम ले लिया ना आपने। जितना आपने टाइम कम लिया है उतना ही फोर्स ज़्यादा लग जाएगा। और अगर आप उसको धीरे 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 स्टॉप कर रहे हो, इसका मतलब क्या कि आपने टाइम ज़्यादा ले लिया, तो आपके ऊपर फोर्स कम लगेगा। अब उसका बेस्ट एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। किसी एक क्रिकेट बॉल को आप कैच करो, सपोज यहाँ पे कोई इंसान है और ये बॉल है वो फुल स्पीड में आ रहा है, ठीक है। अब ये इंसान उसको कैच करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। अगर ये इंसान उसको सामने की ओर हाथ मारेगा और पकड़ने की ट्राई करेगा तो शायद नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? हाथ में लगेगी ना बॉल। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, टाइम कम लेना चाहा तो फोर्स ज़्यादा लग गया। अब वही वो इंसान, अगर सपोज आप कैच कर रहे हो और आप अपने हाथ धीरे धीरे पीछे लेके जा रहे हो और धीरे 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 ये बॉल को रेस्ट में लेके आ रहे हो, मतलब आपने बॉल को पकड़ने के लिए ज़्यादा टाइम लिया, तो आपके ऊपर फोर्स कम लगेगा, तो आप इजीली वो कैच कर पाओगे, ठीक है ना। मतलब फोर्स, अगर फोर्स की इफ़ेक्ट आपको बढ़ानी है तो टाइम कम लेना है, फोर्स की इफ़ेक्ट आपको इंक्रीज करानी है तो टाइम ज़्यादा ले लो, ठीक है, मोमेंटम चेंज करने के लिए। चलो एक एग्जांपल हम बात करते हैं। F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है ना। सपोज कोई कराटे कर रहा है, कराटे तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है ना। उसमें हाथ रख के सामने वाले को मारना है, ठीक है ना। अब मार के तुरंत हाथ वापस खींच लेना है। क्यों? तुरंत अगर आप हाथ वापस खींच ले तो तब ये टाइम ड्यूरेशन आपने वेरी स्मॉल कर दिया, और टाइम ड्यूरेशन जितना आपने स्मॉल किया और मोमेंटम ज़्यादा तेज़ी से चेंज करना है, मतलब m इंटू वी और m इंटू यू, ये जो इनिशियल मोमेंटम है उससे फाइनल मोमेंटम फटाफट चेंज कर देना है, मतलब हाथ तुरंत मार के वापस खींच लेना है उसी स्पीड से, ठीक है। तो ये मोमेंटम ज़्यादा चेंज हो गई, मोमेंटम ज़्यादा चेंज हो गई, वो भी बहुत ही कम टाइम में, तो सामने वाले को फोर्स ज़्यादा लगेगा, मतलब ज़्यादा चोट हो लग सकती है, ठीक है। बट ये एक मतलब खेल के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है ना, किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं समझना है। ओके, तो ये हो गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर से मैं पूरा रिवाइज करा देता हूँ, याद रखना। अगर एग्जाम में आए एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन डिटेल, तो आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है मोमेंटम, जो हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है ना। नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दे दो, जैसे कि पहले डेफिनेशन रख दो। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, p इक्वल टू mv बोल दो। ये एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ओन वर्ड्स में आप कर सकते हो। फिर यूनिट ले लो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और हम बोल सकते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड। अब ये न्यूटन इंटू सेकेंड क्यों लिया गया था, मैंने आपको उस टाइम पे बोला था कि आपको बाद में पता चलेगा। अब क्यों अभी पता चल जाएगा, कैसे समझो। तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर मैं मोमेंटम का यूनिट लेना चाहूँ तो फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकेंड, इसीलिए वहाँ पे मैंने मोमेंटम का यूनिट लिखा था न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। चलो वो लिख दिया। फिर थोड़ी इन्फॉर्मेशन, वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद आ जाओ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। कंडीशन रख दो कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं t टाइम में, फाइनल वेलोसिटी बन रही है v, ओके। उसके बाद उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो F है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, t टाइम ड्यूरेशन के लिए। और F फोर्स की वजह से उसकी जो इनिशियल मोमेंटम थी P1 इक्वल टू m इंटू यू, वो बन गई फाइनल मोमेंटम P2 इक्वल टू m इंटू वी। फिर आप स्टेटमेंट रख दो, न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन का स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी रख दिया। फिर डेल्टा पी को हमने लिख दिया P2 माइनस P1 डिवाइड बाई डेल्टा टी की जगह पे लिख दिया T। P2 क्या है, m इंटू वी माइनस एम इंटू यू डिवाइड बाई टी किया हमने। फिर हमने m कॉमन निकाल लिया, देखो
तो इन ब्रैकेट बच गया v माइनस यू डिवाइड बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, मतलब हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसलिए यहाँ पे आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करो तो यहाँ पे आ गया k, तो F इक्वल टू के इंटू एम वे, F इक्वल टू के इंटू एम ए। अब ये k के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दे दो कि हमने फोर्स का यूनिट ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ है कि यहाँ पे आने वाले कांस्टेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ k बिकम्स 1, इसलिए हमने लिख दिया F इक्वल टू एम ए। वहाँ पे m क्या है, मास, उसका यूनिट क्या है किलोग्राम, और a क्या है एक्सेलरेशन, उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हैंस ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए अगर आप सिर्फ एक लेटर से दिखाना चाहो तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा, और अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो न्यूटन पूरा नाम आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। द वन यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास, ठीक है। चलो फिर आएगा इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड, ओके। और इक्वल टू क्या बन जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। मतलब अगर इम्पैक्ट ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए बोले तो या तो आप फाइंड करो F इंटू डेल्टा टी, अगर आपको फोर्स या टाइम का डेटा नहीं दिया है, मास एंड वेलोसिटीज दी हुई है, तो आप फाइंड कर लो डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स के दो फॉर्मूला बन गए, एक बन गया F इंटू डेल्टा टी और एक बन गया डेल्टा पी। तो F इंटू डेल्टा टी की जगह पे रख दिया हमने T, और ये P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 की जगह पे रख सकते हो आप MV और MU। क्लियर। इफ फोर्स इज जीरो देन V इक्वल टू U। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी बन के रहेगी। तो ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल दे दो कि एक तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप खुद पढ़ लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। हमने यहाँ पे बात कर ली है, कैसे लिखना है वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। अभी हम आगे का जो मतलब लेक्चर होगा उसमें हम इस जो ये फॉर्मूलाज है उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। 9.1 से लेके 9.5 तक। क्लियर, ओके। अगर इसमें कहीं पे भी डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।